नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर। जहां पहली खबर रामनगर से है, जहां रामनगर में शनिवार का दिन व्यापारिक जगत के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है। आपको बता दें, राज्य कर विभाग ने कमिश्नर के निर्देशों पर एक साथ कई मोर्चों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जीएसटी टैक्स चोरी और साथ ही वित्तीय अनियमितताओं में कई गंभीर मामलों का खुलासा किया है। चोई स्थित राज्य कर कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहायक राज्य कर आयुक्त अनिल कुमार सिन्हा ने इस कार्रवाई की विस्तृत जानकारी साझा की है। और सहायक आयुक्त ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से विभाग को टैक्स चोरी, गलत जीएसटी रिटर्न और अवैध कारोबार और पंजीकरण रद्द होने पर बाद भी व्यापारी नजर रखने की शिकायतकर्ता लगातार शिकायत मिल रही थी। जांच और साथ ही व्यापक जांच के बाद कई गंभीर तथ्य सामने आए हैं, जिन पर विभाग ने तुरंत सख्त कदम उठाए हैं। और साथ ही साथ जांच में पाया गया कि मनरेगा के तहत सरकारी भुगतान प्रदान करने के बाद कई लोगों ने टैक्स जमा ही नहीं किया है। ऐसे 10 व्यापारियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं और बाकी मामलों की जांच जारी है। विभागीय टीम ने रामनगर परिक्षेत्र में एक आभूषण व्यापारी के प्रतिष्ठान पर छापेमारी की है। जांच में सामने आया कि व्यापारी ने करीब 3 करोड़ रुपए की अघोषित बिक्री की थी। मौके पर ही व्यापारी से 2 लाख रुपए टैक्स के रूप में जमा कराए गए, जबकि शेष कर देयता 15 दिन भीतर नहीं जमा करने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही राज्य कर विभाग यह भी बता रहा है कि पिछले महीने क्षेत्र की कई निर्माणाधीन इकाइयों में टैक्स चोरी पकड़ी गई है। इन इकाइयों से लगभग 3 करोड़ रुपए के टैक्स रिसीव किए गए हैं। और साथ ही एक रिजॉर्ट से 5 लाख रुपए टैक्स जमा कराया गया है। 5 रिजॉर्ट संचालक ऐसे पाए गए हैं जो लंबे समय से संचालन कर रहे थे लेकिन जीएसटी टैक्स नहीं जमा कर रहे थे। इन सभी पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है और विभाग की छानबीन में यह भी सामने आया है कि कई व्यापारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन निरस्त होने के बाद भी व्यापार कर रहे थे। ऐसे व्यापारियों की सूची तैयार हो चुकी है और इनकी जाँच तेजी से की जा रही है। है कि जब होटल रिजॉर्ट्स अपना निर्माण करते हैं तो निर्माण सामग्री पे उनको कोई किसी प्रकार का कोई टैक्स का लाभ नहीं मिलता है। वो टैक्स पुनः उनको सरकार को वापस करना पड़ता है और सरकार के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है वो टैक्स वापस आता है। तो इसके अनुक्रम में जांच की गई, अभी 7-8 करीब रिजॉर्ट्स की जांच की गई, निर्माणाधीन रिजॉर्ट्स की, जिनसे लगभग 3 करोड़ रुपए वापस करवाया गया आईटीसी के रूप में। और मनरेगा की सूचना अभी शासन से प्राप्त हो गई है 2 वर्ष की, 22-23, 23-24 की, जो हम लोग को भेज दी गई कंसर्निंग क्षेत्र के हिसाब से। हमें जैसे रामनगर क्षेत्र के उन व्यवसायियों की, उन व्यापारियों की सूची प्रदान कर दी गई है जिनके द्वारा मनरेगा के अंतर्गत कार्य किया गया और सरकार से गवर्नमेंट से उसका पेमेंट लिया गया है, जिनकी जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया अभी 22-23 में हमारे पास 10 ऐसे व्यापारी चिन्हित किए गए हैं जिसमें अनियमितता है, उनके द्वारा सरकार से जो प्राप्ति की गई है उससे कम हमारे डिपार्टमेंट में जीएसटी में टैक्स के में घोषित की गई है, जिस पे कार्रवाई की जा रही है और उनसे विद इंटरेस्ट, विद पेनल्टी वापस पैसा करने की प्रक्रिया की गई है, नोटिस जारी कर दी गई है। रिजॉर्ट्स पे एक्चुअली होता क्या है कि रिजॉर्ट्स व्यवसाय करते रहते हैं परंतु वो टैक्स नहीं जमा करते, हमारा रिटर्न नहीं जमा करते। उसमें चिन्हित किए गए हैं अभी 5 रिजॉर्ट्स ऐसे मिले जिनमें अनियमितता पाई गई, जिनको नोटिस दी गई है और उनसे टैक्स वसूलने की प्रक्रिया की जा रही है। रिजॉर्ट्स अलग अलग जगह के हैं, कुछ डिकली के हैं, कुछ एक दो रिजॉर्ट इधर के हैं, ढेला साइड के हैं। उन पे जो भी जुर्माना ऐसा उसका आकलन किया जा रहा है, प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि जैसे एक रिजॉर्ट है डिकली का जिसपे अच्छा खासा, उस पर तो पेनल्टी पूरी लग चुकी क्योंकि उस नोटिस देने के बावजूद उन्होंने पूरी कर देता जमा नहीं की थी, उन पे 4.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई। ज्वेलरी में भी कुछ अनियमितता पाई गई, उसमें भी कुछ लोग चिन्हित किए गए जो कि कैंसिलेशन के बावजूड मार्केट में दुकान चला रहे थे, उनकी भी जांच की गई। 27 तारीख को उनकी प्रतिष्ठान पे जा करके जांच की गई और उनके भी डेटास को वो किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया उनका भी करीब 3 करोड़ रुपए की सेल उन्होंने कैंसिलेशन के बाद भी, पंजीकरण रद्द होने के बावजूद 3 करोड़ रुपए की सेल की है। तो उनसे तत्काल 2 लाख रुपए जमा भी करवाया गया है और भी जो भी उनका टैक्स और पेनल्टी है वो उन्होंने 1 हफ्ते का समय लिया, उसके बाद
हजरतगंज में 440 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा एकीकृत मंडलीय कार्यालय। आपको बता दें, वजीर हसन रोड पर 6 एकड़ भूमि पर 6 मंजिला कार्यालय बाद 4 मंजिला कोर्ट रूम बनेगा। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में एलडीए में हुई बैठक में किया गया परियोजना का प्रेजेंटेशन। मंडलायुक्त ने आवासीय योजनाओं के कार्य में तेजी लाने के दिशा निर्देश दिए हैं और समय से काम पूरा करने का अल्टीमेटम भी दिया है। हजरतगंज में 440 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत मंडलीय कार्यालय बनेगा। इसके लिए वजीर हसन रोड पर 6 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। यहाँ 6 मंजिला इंटीग्रेटेड कार्यालय बनेगा, जहां 63 विभाग एक छत के नीचे आएंगे। इसके अलावा 4 मंजिला कोर्ट रूम व मल्टी लेवल पार्किंग का प्रावधान भी किया जाएगा। और साथ ही साथ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में शनिवार को एलडीए के पारिजात सभागार में हुई समीक्षा बैठक में परियोजनाओं का प्रेजेंटेशन किया गया। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि बिल्डिंग को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि भविष्य में अनुरक्षण में कम से कम व्यय हो। और साथ ही एलडीए उपाध्यक्ष प्रतिमेश कुमार ने बताया कि वाराणसी व गोरखपुर में एकीकृत मंडलीय कार्यालय की डीपीआर बनाने वाली आर्किटेक्ट फर्म मोरालेस से ही लखनऊ एकीकृत मंडलीय कार्यालय की डीपीआर बनवाई जाएगी। एकीकृत मंडलीय कार्यालय ग्रीन बिल्डिंग की विशेषताओं से लैस होगा। मुख्य कार्यालय 6 मंजिल का होगा, जिसमें बेसमेंट में 2 तल पोडियम और पार्किंग दी जाएगी। इसके ठीक बगल में 4 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसमें कोर्ट व रिकॉर्ड रूम होंगे। और साथ ही साथ मंडलायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि एकीकृत मंडलीय कार्यालय में शिफ्ट किए जाने वाले विभागों की भूमि मुद्रीकरण से भवन निर्माण का व्यय निकाला जाए। योजनाओं के कार्य में देरी पर कार्रवाई होगी। मंडलायुक्त ने कहा कि विजय विश्वास पंत ने एलडीए की प्रस्तावित आवासीय योजनाओं में क्रमशः वरुण विहार, नैमिष नगर और साथ ही आईटी सिटी व वेलनेस सिटी की प्रगति की भी समीक्षा की। इसमें भूमि जुड़ाव के कार्यों पर अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताते हुए एलडीए व तहसील के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत प्रस्तावित इन योजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही सामने आने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मंडलायुक्त ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल, ग्रीन कॉरिडोर और साथ ही इंटीग्रेटेड टाउनशिप समेत सभी बड़ी परियोजनाओं के कार्य की समीक्षा की। इसके बाद शहर में अवैध निर्माण एवं प्लाटिंग के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा देखा है। उन्होंने जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अवैध निर्माण सील करते समय निर्माण कार्य की फोटो, वीडियो व माप ले ले। अगर निर्माणकर्ता द्वारा सीलिंग के बाद कोई नया निर्माण कराया जाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से ध्वस्त किया जाए। बैठक में सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा एवं सीपी त्रिपाठी, मुख्य अभियंता नवनीत शर्मा, मुख्य नगर नियोजक के गौतम समेत अन्य अधिकारी व अभियंता वहां पर उपस्थित रहे। संभल में गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर, एक बार फिर संभल में जिंदगियां खत्म। गंगा एक्सप्रेसवे पर गांव रसूलपुर धतूरा के पास ऑल्टो कार और साथ ही बोलेरो पिकअप में भीषण टक्कर हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही हयात नगर और कैला देवी थाना पुलिस दोनों प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑल्टो में सवार 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। सभी घायलों को निजी वाहन और एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और ऑल्टो कार में सवार सभी लोग उसके अंदर बुरी तरह फंस गए। आसपास के लोग भी घटनास्थल पर बड़ी संख्या में जुट गए। सभी कार सवार एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। सभी मृतक और घायल जनपद अमरोहा के आदमपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, संभल के थाना हयात नगर क्षेत्र के गांव रसूलपुर धतूरा के पास निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर यह मंजर दिल दहला देने वाला था। देर शाम करीब 7 बजे ऑल्टो कार और बोलेरो पिकअप की वाहन की इतनी जबरदस्त तेज भिड़ंत हुई कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और साथ ही साथ कार में सवार सभी लोग बुरी तरह से अंदर फंस गए और मौके पर चीख पुकार और गूंज उठ गई। हादसे की सूचना मिलते ही हयात नगर और कैला देवी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ ही देर में संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया और एसएसपी एएसपी कुलदीप कुमार, सीएमओ तरुण पाठक सहित प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए। मौके पर बुरी तरह चीख पुकार मचने लगी और साथ ही वहां पर कार को काटने के लिए जेसीबी और क्रेन की मदद लेनी पड़ी। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक सभी 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। कार में सवार सभी लोग अमरोहा के आदमपुर क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
आपको बता दें सबसे बड़ी लापरवाही यह है कि जिस गंगा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है वह अभी निर्माणाधीन है और औपचारिक रूप से शुरू ही नहीं हुआ है। इसके बावजूद लोग इस अधूरे और साथ ही असुरक्षित मार्ग पर रफ्तार से वाहन दौड़ा रहे हैं, जो कभी भी किसी भी पल बड़ा खतरा बन सकता है। संभल के गंगा एक्सप्रेसवे पर एक सड़क हादसा हुआ है, कितने लोगों की कैजुअल्टी हुई है और क्या घटना है? रसूलपुर धतरा थाना हयातनगर तहसील संभल में एक गांव है। यहीं से जो गंगा एक्सप्रेसवे गुजरता है उसमें एक पिकअप और एक अल्टो दोनों की आपस में, क्योंकि एक ही ओर से जा रहे थे तो दोनों की भिड़ंत हुई, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 गंभीर रूप से घायल हैं जिनको जिला चिकित्सालय मुरादाबाद रेफर कर दिया गया है और 2 सामान्य रूप से घायल हैं। उनको जो जिला चिकित्सालय जनपद संभल है ये वहाँ पर है, और जिनकी मृत्यु हुई है उसमें 3 बच्चे हैं और 3 महिलाएं हैं। ठीक है, क्या कैजुअल्टी हुई हैं और किन किन वाहनों के बीच ये हादसा हुआ? ये देखिए, ये थाना हयातनगर क्षेत्र में जो गंगा एक्सप्रेस में निर्माणाधीन है उस पर धतरा रसूलपुर गांव पड़ता है। इसके ऊपर एक्सप्रेसवे पे एक बोलेरो पिकअप जिसमें गोभी लदी थी और एक मेरे ख्याल से मारुति की गाड़ी है जिसमें संभवतः एक परिवार था। इसके बीच में आपस में ये टक्कर हुई है। दोनों वाहन जो है एक ही लेन पे या एक ही साइड में चल रहे थे और आमने सामने की टक्कर में ऐसा बताया जा रहा है कि संभवतः 4 से 5 लोगों की इसमें जनहानि हुई है। 2 लोगों को अस्पताल के लिए रेफर किया गया है, जिसकी अभी रिपोर्ट आने वाली है। क्या वाहनों में आग भी लगी है? इससे देखिए, जो इम्पैक्ट दिख रहा है उससे तो लग रहा है कि वाहनों की स्पीड जो है वो काफ़ी अधिक थी, जिस हिसाब से क्षति पहुंची है। क्योंकि गाड़ियों की कंडीशन बता रही है कि टक्कर जो है वो विभत्स थी और बहुत तेज थी। खबर मुरादाबाद से है, जहां एसआईआर के मुद्दे पर सपा के रवैये पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि समाज में सपा के लोग संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जिस प्रकार से अविश्वास का वातावरण बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र और देश के हित में नहीं है। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत केवल अपात्र लोगों को हटाना है और एक ही सूची बने जिससे कि देश के लोगों द्वारा चुनी गई हो सरकार हो। और साथ ही सपा का एजेंडा रोहिंग्यों और घुसपैठियों को मतदान का अधिकार देकर देश को कमजोर करने का, जो कि एक षड्यंत्र है। प्रदेश और देश की जनता सब जानती है। इसी प्रकार से बिहार में नेगेटिव माहौल बनाया है और इससे यह साबित होता है कि लोगों को गुमराह करके देश और अनिश्चितता का माहौल देश में बनाना चाहती है और साथ ही संवैधानिक संस्थाओं को लांछित करने का प्रयास जो सपा का है वो सफल नहीं होगा। और साथ ही वहीं महमूद मदनी ने बयान दिया है कि उनके बयान पर बोले, जिस तरह से देश की जनता ने पिछले कालखंड में मोदी जी को जनादेश दिया है और साथ ही तीसरी बार उनके नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से विपक्ष के लोग, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग हताश और निराश हैं और इसी प्रकार की बयानबाजी करके ये समाज में अनिश्चितता का माहौल पैदा करना चाहते हैं और हमारे लोकतंत्र की गहरी जड़ें, जिसमें देश की जनता को पूर्ण विश्वास है, मैं इनमें नेताओं को कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की बयानबाजी करने वाले दर्पण को दोष ना दे, अपने चेहरे को जरूर देखें। ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और वो सीधे तौर पे बीजेपी पे और चुनाव आयोग पे एसआईआर को लेकर के ठीकरा फोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि दोनों मिलीभगत करके जल्दबाजी में ये सारे काम कर रहे हैं, वोट काट रहे हैं मिलीभगत से। घोसी में भी 30,000 वोट काटने की बात उन्होंने लेटर दी है। समाजवादी पार्टी के लोग एक समाज में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जिस प्रकार से अविश्वास का वातावरण बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देश के लिए, लोकतंत्र के लिए हित में नहीं है। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इस संवैधानिक प्रक्रिया में जो मतदाता या तो मृतक हैं या पलायन कर गए या अवैध रूप से बने हैं, ऐसे अपात्र लोगों को हटाकर पात्र लोगों को मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाए और एक फेयर मतदाता सूची हो। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। हम लोग सब चाहते हैं कि भारत के नागरिकों के द्वारा चुनी गई सरकार हो और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का एजेंडा जो है, ये रोहिंग्या और जो घुसपैठिए हैं उनको भी मतदान का अधिकार देकर देश को कमजोर करने का जो विपक्ष का षड्यंत्र है, प्रदेश और देश की जनता सब जानती है।
आपने देखा होगा बिहार में SIR को लेकर किस प्रकार से नेगेटिव माहौल बनाया, वोट अधिकार यात्रा निकाली, और जब फाइनल मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ तो किसी भी एक राजनीतिक दल ने उस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, जिससे ये साबित होता है कि ये केवल समाज में अनिश्चितता का माहौल बनाकर लोगों को गुमराह करके संवैधानिक संस्थाओं को लांछित करने का प्रयास जो समाजवादी पार्टी का है वो सफल नहीं होगा। सर, बाबरी मस्जिद को लेकर कर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है, उसके नाम को लेकर के कभी कोई राजनेता उसको लेकर कह रहा है कि हम फिर से बनाएंगे। देश में हम सबको, देश के नागरिकों को देश की न्यायपालिका में और संवैधानिक व्यवस्था में पूर्ण आस्था है, और जिस प्रकार से भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर बना है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय है। उस सर्वोच्च न्यायालय ने लंबे कालखंड की सुनवाई के बाद ये तय किया कि ये स्थान पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ, वहाँ भगवान श्री राम का मंदिर बना है। जहाँ तक बाबरी मस्जिद का प्रश्न है, हम लोग जो हमारी आस्था है और परंपरा है उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक बंगाल की आपने बात कही है, ये समाज में तनाव और टकराव पैदा करने का केवल विपक्ष का षड्यंत्र है। लोग गुमराह करके अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, ये किसी के हितैषी नहीं है। सर, महमूद मदनी है जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष, वो जिहाद को लेकर कर आज बोले हैं। वो बोले हैं कि जिहाद को बदनाम किया जा रहा है, कभी थूक जिहाद, कभी पेशाब जिहाद, इस तरीके की बातें करके जो कौम डरती होगी वही सरेंडर करेगी, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बयान दिया है, लेकिन जहां तक इस प्रकार की घटनाएं मीडिया के माध्यम से जो फोटो आते हैं वो इस प्रकार के फोटो की निश्चित रूप से मैं इस प्रकार के जो चित्र दिखाई देते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए, सबके लिए एक असहज पैदा करने वाली स्थिति है, और पार्टी इस प्रकार के, हम सब लोगों के इस प्रकार के पक्षों का कभी समर्थन नहीं करते। देश में संवैधानिक व्यवस्था है और जो भी इस प्रकार के कृत्यों में पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। महमूद मदनी का एक बयान आया है कि संवैधानिक संस्थाएं सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। जिस प्रकार से पिछले कालखंड से देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में देश में जनादेश दिया है और लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, तब से विपक्ष के लोग, ये कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग सब हताश और निराश, और इस प्रकार की बयानबाजी करके ये समाज में अनिश्चितता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र की गहरी जड़ें हैं और अपने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, अपनी संवैधानिक व्यवस्थाओं में देश की जनता को पूर्ण विश्वास है, और इस प्रकार की बयानबाजी करने के बजाय मैं इन नेताओं से कहना चाहता हूं कि दर्पण को, शीशे को दोष ना दें, अपना चेहरा जरूर देखें। जहां श्री ज्वाला देवी इंटर कॉलेज कुंतियाल में माननीय विधायक खेल स्पर्धा का हुआ आयोजन। खेल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और इसके लाभों का आनंद भी लेना चाहिए। खेल हमें शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार और ध्यान केंद्रित करने में प्रबंध की महत्वता, लक्ष्य निर्धारण सिखाते हैं। उक्त बात विधायक रसूलाबाद पूनम संखवार ने श्री ज्वाला देवी ज्ञान इंटर कॉलेज कुश्तियां में विधायक खेल कार्यक्रम का फीता काटकर उद्घाटन करते हुए कही है। आगंतुक का स्वागत उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य राम कुमार पाल ने किया। कार्यक्रम का संचालन राज्य अध्यापक पुरस्कार से अलंकृत शिक्षक नवीन कुमार दीक्षित ने किया। आभार प्रदर्शन करते हुए एनसीसी के एएनओ वीर सिंह पाल ने कहा कि हमारे विद्यालय में परिवार आप सभी के पुनः आगमन की प्रत्याशा में पलक पवाड़े बिछाकर सदैव प्रतीक्षा करेगा। और साथ ही इस अवसर पर क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी हेमेंद्र कुमार, नंशी कौशल, जितेंद्र कुमार आदि लोग उपस्थित थे।
जनपद बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र के गांव कोहनी जाफराबाद के रहने वाले 62 वर्षीय चंद्रपाल पुत्र निरंजन लाल के परिवार वालों से 8 अगस्त 2025 को महोली की रहने वाली लाला राम सुरेंद्र रक्षपाल राम सिंह प्रदीप ओमवीर मुन्ना लाल सिर्फ बच्चों के विवाद में जमकर उनके बीच झगड़ा हुआ था। तो इन्हीं 7 लोगों ने चंद्रपाल एवं उनके परिवार के धर्मेंद्र सुशील अतुल को लाठी डंडों ईंट पत्थरों से पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया था। इसी झगड़े में चंद्रपाल और उनके भतीजे धर्मेंद्र को भाला मारकर अधमरा कर दिया गया था। तो परिजनों ने 7 लोगों के नाम तहरीर देकर सभी का मेडिकल परीक्षण कराया था। परीक्षण के दौरान चंद्रपाल की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल बदायूं के डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया था और परिजनों ने रेफर होने के बाद जगह जगह उपचार कराया। कल बरेली से उन्हें सैफई के लिए रेफर किया गया तो परिजन उन्हें सैफई लेकर जा रहे थे। रास्ते में चंद्रपाल ने दम तोड़ दिया। मौत होते ही परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 8 अक्टूबर को हुए झगड़े की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें लाला राम को जेल भेज दिया गया तथा परिजनों का कहना है 7 लोग झगड़े में शामिल थे, जबकि पुलिस 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है और साथ ही एक को ही जेल अभी तक भेजा गया है। नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? कोहनी जाफराबाद। ये क्या मामला है जो आपके ये ताऊ हैं, चाचा हैं? चाचा जी है। क्या मामला था? अरे बच्चों के चक्कर में विवाद हो गया था, उस चक्कर से इनके भाला लगा था। कब की बात है ये? 8 अगस्त की बात है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर इलाज कराते रहे, अब तक 3 महीना इलाज चला। बरेली से लेके चले थे, रेफर करा था सब सैफई के लिए और रास्ते में फिर मौत हो गई इनकी। अच्छा, किसी के नाम तहरीर वगैरह दी है? हाँ, 7 लोगों के खिलाफ था मुकदमा। उनमें सिर्फ एक ही अंदर गया है और सब लोग ऐसे ही बाहर घूम रहे हैं। अच्छा, क्या नाम था चाचा का? चंद्रपाल जी। कितने लोगों की चोटें आई? 4 लोग। 4 लोग। अच्छा। अगली खबर बदायूं से है, जहां बदायूं के कुंवर गांव थाना क्षेत्र के गांव निम्ना दीपचंद पुत्र महेश पाल की शादी लगभग 13 वर्ष पहले विजय बहादुर की बेटी अनीता निवासी मुगलपुर थाना सिरौली जिला बरेली के साथ हिंदू रीति रिवाज के चलते धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद अनीता के 4 बच्चे हुए। अनीता लगभग 1.5 माह से बीमार चल रही थी तो उसका पति उसका उपचार करवा रहा था और 30 नवंबर को अनीता की चचेरी बहन की शादी उसके मायके में थी। वो अपने पति से शादी समारोह में शामिल होने के लिए कई दिन पहले से जाने की जिद कर रही थी लेकिन पति उसका मना कर रहा था। पति का कहना था कि 30 नवंबर को ही सभी लोग प्रोग्राम में शामिल होंगे। इस बात को लेकर पति पत्नी में भी विवाद हुआ था। शाम के समय अनीता का पति मजदूरों को देखने के लिए चला गया। इसी बीच अनीता ने घर में रखा विषाक्त पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ी तो परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी देर रात उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत की सूचना जब मायके वालों को दी गई तो मायके वालों ने हंगामा काटा और पोस्टमार्टम न करने की जिद पर अड़ गए और बोले बरेली में पोस्टमार्टम कराया जाए। उधर पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और अनीता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मैं तुम्हारा? दीपचंद। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम निनमा। ये क्या मामला है जो तुम्हारी पत्नी की मौत हुई है? जी, इसकी चचेरी बहन की शादी थी, 30 नवंबर की। इसकी कई दिन से जिद कर रही थी पहले जाने को। तो मैंने कहा मजदूर आदमियों कहाँ 8 दिन पहले से जाऊं, ऐन मौके पे जाके शामिल हो जाएंगे, चली जाना बस। इसी बात से जिद करने लगी मेरे से। तो मैं तो मजदूर को देखने चला गया। मैंने कहा जो अच्छा लगा वैसा सोचियो। जब लौट के वापसी आया तो छोटा भाई हमारा दवाई को लेने चला गया, पीछे से मैं आया जब तक ये बदायूं आ चुके थे। अच्छा, फिर इसकी मौत हो गई? तब तक इसकी मौत हो चुकी थी। क्या नाम था इसका? अनीता देवी। जनपद बदायूं में भतीजे के साथ बाइक पर सवार होकर जा रही महिला को कार ने मारी टक्कर। महिला की हुई मौके पर दर्दनाक मौत, भतीजा हुआ घायल। जनपद बदायूं में मूसा झाग थाना क्षेत्र के जगुआ सई गांव की रहने वाली 40 वर्षीय कुसमा पत्नी रूम सिंह अपने भतीजे के साथ मनोज के साथ बाइक पर बैठकर मूसा झाग थाना क्षेत्र के वर्सुनिया बैंक में किसी कार्य से जा रही थी। तभी बदायूं दातागंज रोड पर भैरो नगला गांव के पास विपरीत दिशा में आ रही तेज रफ्तार वैगनर कार ने बाइक सवार चाची और भतीजे को टक्कर मार दी है, जिसमें कुसमा देवी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके भतीजा मनोज गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कुसमा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा।
सैयद राजा हत्याकांड में वांछित मुख्य अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। वांछित अभियुक्त सवरू उर्फ रितेश पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ है। रेलवे लाइन के पास घिरने पर आरोपी ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली, एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। आरोपी के पास से 315 बोर का एक अवैध तमंचा कारतूस बरामद। थाना सैयद राजा और चंदौली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। 23 नवंबर को सैयद राजा के काजीपुर शराब की दुकान पर हुई वारदात में मुख्य आरोपी चल रहा था फरार। पर्चा बता दें। मैं डॉक्टर संजय कुमार, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, पंडित कमलापति त्रिपाठी जिला चंदौली। सर, सैयद राजा पुलिस द्वारा किसी को लाया गया था और क्या स्थिति थी और उसको क्यों रेफर किया गया? सैयद राजा से साहबू उर्फ रितेश 19 साल का पुलिस द्वारा लोग लेके आए थे। उसका मेडिकल भी बना हुआ था बरहनी PSC से, जिसको मरीज का जो लेफ्ट पैर में इंजरी थी और काफ़ी सीवियर ब्लीडिंग थी। ब्लीडिंग को ना बंद होने की वजह से मैंने मेरे मेडिकल कॉलेज के GR द्वारा उसको एसएस हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर BHU को रेफर किया। तो सर क्या था, पैर में गोली लगी थी या क्या था? क्या देख के क्या प्रतीत हुआ? कैसी इंजरी थी? मुझे इंजरी था, एक्चुअली मैं ड्रेसिंग हो चुका था वहाँ से, इस वजह से बहुत क्लियर नहीं था कि क्या था। और उन्होंने जिस ढंग से मेडिकल में था उसमें फायर लिखा हुआ था। फायर लिखा हुआ था, तो कहाँ रेफर किया गया? ट्रॉमा सेंटर BHU। आज दिनांक 29/11/2025 के भोर में 2 बजे के करीब थाना सैयद राजा पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाने पर पंजीकृत अभियोग संख्या 354/25 से संबंधित अभियुक्त सैयद राजा रेलवे स्टेशन की तरफ पैदल जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाना सैयद राजा पुलिस टीम अभियुक्त को गिरफ्तार करने गई, जहां पे अभियुक्त ने पुलिस टीम को देख करके फायरिंग झोंक दिया। जवाब में भी पुलिस टीम ने फायरिंग किया, जिससे अभियुक्त के पैर में चोट आई और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात अभियुक्त को तत्काल CHC बरहनी भेजा गया, जहां से उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। अभियुक्त के पास से 2 जिंदा कारतूस और एक अदद 315 बोर का तमंचा बरामद किया गया है। इसमें अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम की तरफ से भी पुलिस के एक सिपाही के बाएं हाथ में चोट आई है, उसका भी इलाज CHC बरहनी में चल रहा है। मौके पर कुशलता है, शांति व्यवस्था बनी हुई है। SIR को लेकर समाजवादी कार्यालय में पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए SIR और साथ ही GDP को लेकर बड़ा बयान दिया है। विधायक जी SIR को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने निर्देश दिए हैं कि जो प्रत्याशी को लेकर वोट बनाएंगे। आपको बताते देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। यह जिम्मेदारी विधायक और साथ ही विधायक, सांसद और पूर्व सांसद की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि पार्टी के कार्यकर्ता की पार्टी के एक नेता और सब लोगों को पार्टी की तरफ से यह निर्देश मिले हैं कि वह जनता का सहयोग करें और साथ ही SIR के फॉर्म भरवाने में पार्टी के जितने भी विधायक हैं, सांसद, पूर्व सांसद, जितने भी लोग हैं वह लोग, और जहां तक काम लोगों की बैठक की है, जहां पर वह उदासीनता नजर आ रही है, जिसको लेकर मीटिंग से दूर करने की कोशिश की गई है। पूरा विश्वास जताया गया है। एक एक कार्यकर्ता का काम रहेगा कि पूरी फीडिंग कराने का, जो हमारे कार्यकर्ता या स्थानीय BLO है वह इसमें लगकर फीडिंग काम कराने का कार्य करें।
और साथ ही विपक्ष लगातार चिल्लाता है कि जीडीपी कम है, लेकिन हिंदुस्तान की जीडीपी ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों से आगे है। मैं जहां तक कह सकता हूं, हिंदुस्तान बेरोजगारी में नंबर 1, कैंसर में नंबर 1, किडनी रोगों में नंबर 1, मतलब कौन सी ऐसी चीज है, भ्रष्टाचार में नंबर 1, ये तो सब लोग जानते हैं। सरकार से आंकड़े किसी की तरह पेश की जा सकती है, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है, हिंदुस्तान की आजादी की 78 साल बाद आज लाखों लोग ऐसे हैं जो एक वक्त की रोटी उन्हें नहीं मिलती है और बिना छत के खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता है। अगर ऐसे में हम ये दावे करें कि हमारी जीडीपी ऑस्ट्रेलिया और लंदन से भी बड़ी है, तो इससे बड़ा मजाक हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है। और साथ ही महमूद मदनी साहब कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाएं सरकार के दरबार में काम कर रही हैं। देखिए, महमूद मदनी साहब जो जहां तक का सवाल है वह बयान दिया है, तो वह इस नाते है कि इलेक्शन कमीशन ने बिहार में चुनाव कराया तो एसआईआर कराना ही था, तो वह इस इलेक्शन में इस महीने पहले क्यों कराया, वह उससे पहले भी कर सकते थे। तो इस सरकार का काम संवैधानिक संस्थाएं कर रही हैं, तो उंगली उठनी लाजिम बात है। समाजवादी पार्टी का समर्थन करती है, मैं नहीं हूं जो कहता हूं समर्थन करना है या नहीं करना है, यह अलग मुद्दा है। मुद्दा यह है कि जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिनका जो दायित्व है, उन्हें निर्वहन करने का काम संवैधानिक संस्थाओं को करना चाहिए। और अगर संवैधानिक संस्थाओं का लोगों से भरोसा उठ जाएगा तो निश्चित तौर पर यह देश के लिए अच्छा नहीं है। पिताजी, एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये निर्देश दिए हैं कि जो प्रत्याशी एसआईआर में वोट जो है बनवाएंगे उनको उन्हें तरजीह दी जाए, लेकिन यहाँ ये देखा जा रहा है कि सपा के विधायक इसका विरोध करते हुए नजर आ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कहीं पर कुछ नहीं है। ये जिम्मेदारी विधायक, पूर्व विधायक या सांसद, पूर्व सांसद, ये सबकी जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की, एक एक नेता की, और सब लोगों को ये निर्देश पार्टी की तरफ से मिले हुए हैं कि वो जनता का सहयोग करें एसआईआर के फॉर्म भरवाने में। और समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, सांसद, पूर्व सांसद, जितने भी लोग हैं, वो सब लोग लगे हैं। और जो जहाँ पर हम लोगों को आज हम लोगों की बैठक थी और जहाँ पर ये उदासीनता नजर आ रही है, उसको हमने इन 5 दिन के अंदर दूर करने का इस मीटिंग से कोशिश की है। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जो लोग चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं एसआईआर में धांधली करने, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जागरूक है और उसको बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। और पूरी फीडिंग कराने का काम एक एक कार्यकर्ता, जो हमारा बीएलए है, जो स्थानीय नेता है, वो इसमें लगकर फीडिंग कराने का काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि सीतापुर जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुलदीप सक्सेना की अध्यक्षता में जिला कारागार सीतापुर का मासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और साथ ही नरेंद्र नाथ त्रिपाठी उपस्थित रहे। जिला कारागार सीतापुर में जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह व जेलर राजेश कुमार वर्मा सहित अन्य जेल अधिकारी गण भी उपस्थित रहे। जनपद न्यायाधीश श्री कुलदीप सक्सेना द्वारा जिला कारागार सीतापुर में महिला बैरक और साथ ही किशोर बैरक सहित अन्य बैरकों का निरीक्षण कर बंदियों से वार्ता की गई। वार्तालाप के दौरान किसी भी बंदी द्वारा निःशुल्क विधिक सेवा दिए जाने की प्रार्थना आग्रह नहीं किया गया और न ही कोई अन्य समस्या बंदियों द्वारा बताई गई। जनपद न्यायाधीश द्वारा जिला कारागार में स्थित अस्पताल तथा पाकशाला का भी निरीक्षण किया गया और साथ ही सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई। जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा ऐसी विचाराधीन बंदियों से भी वार्ता की गई जो आधे से अधिक सजा को भुगत चुके हैं। अतः अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जेल अधीक्षक को निर्देश दिए गए कि ऐसे विचाराधीन बंदी जो धारा 436A और CRPC का लाभ पाने के योग्य है, उनकी सूची प्रत्येक सप्ताह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित की जाना सुनिश्चित करें और साथ ही साथ कतिपय बंदियों से वार्ता कर उनके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अपर जिला जज सचिव व लीगल एंड डिफेंस काउंसिलिंग को निर्देशित किया गया कि निरीक्षण के दौरान ब्रजेंद्र कुमार अवस्थी, चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल श्री सुजीत बाजपेयी और साथ ही डिप्टी चीफ तथा श्रीमती शुभाषी तिवारी व अंकुर वर्मा, असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम तथा लिपिक ऋतिकेश श्रीवास्तव भी साथ मौजूद रहे तथा जिला कारागार में सभी व्यवस्थाएं
दुरुस्त पाए गए। जेल लीगल एंड क्लिनिक का निरीक्षण भी किया गया। जेल लीगल एंड क्लिनिक पर मौजूद PLV से उनके कार्यों के बारे में निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में पूछा गया तथा रजिस्टर जांचे गए हैं। इस दौरान जातीय आधार व भेदभाव से संबंधित कोई मामला संज्ञान में नहीं आया। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में भीषण एक्सीडेंट में 2 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। डंपर ने बाइक सवार को कुचला, 2 की मौत, तीसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक बाइक से सवार होकर तीनों घर आ रहे थे वापस और साथ ही शहद निकालकर तीनों बाइक सवार घर आ रहे थे वापस। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस तीनों को भेजा गया अस्पताल में डॉक्टर ने 2 को किया मृत घोषित। तीसरे का चल रहा इलाज। दही थाना क्षेत्र के मुर्तजा नगर नहर के पास हुआ हादसा। क्या नाम है भैया? सूरज, कहाँ के निवासी हैं? मोती नगर। ये क्या हादसा हुआ है? कौन खत्म हुए? क्या मामला? ये शहद बेच के आ रहे थे सोनी मुजफ्फरनगर के आसपास, वहीं पे आसपास एक्सीडेंट हुआ है। और क्या कैसे को चौधरी मिट्टी स्टोर से आ रहे थे, इनके रास्ते में 3 लोग का एक्सीडेंट हुआ। 2 लोग खत्म हो चुके हैं, 1 लोग फिलहाल भी जीवित है। जो खत्म हुए उनका नाम क्या है? नीरज, रिंकू। कहाँ के निवासी हैं? एक महिंद्रा एजेंसी, 2 और भांजा। हम मोती नगर रहते हैं, भांजा हमारा महिंद्रा एजेंसी पर शिवनगर लगता है जी। ये बताइए जो घटना हुई है, किस चीज से घटना हुई? हमें खुद नहीं मालूम। अभी डंपर भैया साथ में थे, डंपर से बता रहे हैं तो बाइक से जी। ये कहाँ शहद निकालने बेचते हैं? प्रकाश चौधरी, प्रकाश ये नहीं बनी के पास है। प्रकाश के पास गए थे, रास्ते में वापसी हो रहे थे, शाम का टाइम था, वहीं से वापसी हो रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप नाम है हमारा। ये है, हम लोग शिवनगर के महिंद्रा एजेंसी के पीछे। हम लोग शहद निकाल के आ रहे थे चौधरी मेडिकल स्टोर से, तो वहाँ से हम लोग मोटरसाइकिल से निकले रात में, तो ये सुबानी फैक्ट्री के पास से एक्सीडेंट हुआ है, डंपर से हुआ है। हाँ, 3 लोग थे, चंदन थे, हम थे, वो चंदन और रिंकू थे और नीरज थे। कौन कौन खत्म हुआ है? चंदन, वो नीरज खत्म हो गए, रिंकू खत्म हो गए, 2 खाली चंदन बच्चे हैं। हाँ, एक ही बाइक से 3 लोग थे। कहाँ पे ये घटना हुई? ये हुई है शिवानी फैक्ट्री के पास। हाँ, बस दही चौकी के आगे शिवानी फैक्ट्री लगता है, वहीं पर बस उनके बीच में। तो आप उन्हीं के साथ में थे? हम नहीं थे। जानकारी कैसे? जानकारी यहाँ फोन में हुई है, फोन पे। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा थाना हसनपुर कस्बे में दिनांक 20 नवंबर 2025 को श्रीमती सरिता सिंह पत्नी स्वर्गीय रणविजय सिंह ने निवासी, आपको बता दें, कायस्थ थाना हसनपुर जनपद अमरोहा की तहरीर की वादिनी के बैंक खाता संख्या 50100023624512 HDFC बैंक हसनपुर से ऑनलाइन फ्रॉड कर 3,45,000 रुपए अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्रांसफर कर लेने के संबंध में थाना हसनपुर पर मुकदमा अज्ञात पंजीकृत हुआ था। जनपद अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशन में तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना हसनपुर साइबर टीम के द्वारा उक्त प्रकरण में श्रीमती सरिता सिंह पत्नी स्वर्गीय रणविजय सिंह कायस्थ थाना हसनपुर जनपद अमरोहा से धोखाधड़ी का ट्रांसफर हुए कुल 3,45,000 रुपए बैंक खाते में होल्ड कराए गए एवं आज दिनांक 29 नवंबर 2025 को 100% वादिनी के बैंक खाते में वापस कराए गए। रुपए वापस पाकर वादिनी ने खुशी का इजहार करते हुए थाना हसनपुर पुलिस साइबर टीम की भूरी प्रशंसा की है। आपको बता दें, अमरोहा पुलिस द्वारा आम जनमानस से अपील की जाती है कि अपने खाते से संबंधित या फिर अन्य OTP, पासवर्ड आदि व्यक्तिगत गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें तथा लघुआने ऑफर आदि को भी बिना जांचे परखे किसी भी लिंक या एप्लीकेशन पर भुगतान न करें। यह ऑनलाइन धोखाधड़ी का तरीका हो सकता है। आप स्वयं जागरूक रहे तथा अपने आसपास के अधिक से अधिक लोगों में यह जानकारी साझा करें जिससे किसी भी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी न हो सके। नाम है आपका? अभिनव कुमार। ये जो आपने धन्यवाद पत्र दिया है, क्या मामला है पूरा ये मेरी माताजी का नाम सरिता सिंह है, हसनपुर निवासी हैं वो, और उनके HDFC बैंक अकाउंट से 3,45,000 रुपये कट गए थे, फ्रॉड हुआ था, जिसके उसी संबंधित मैंने फिर हसनपुर थाना में अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी और पुलिस ने बहुत सहयोग किया है। बहुत आभार उनका, क्योंकि वो अमाउंट वापस आ गया हमें और बहुत ही सपोर्ट किया थ्रू, तो बहुत ही शुक्रिया और धन्यवाद है पुलिस की। दिनांक 20/11/25 को
कस्बा हसनपुर निवासी श्रीमती सरिता सिंह, वाइफ ऑफ श्री रणवीर सिंह, निवासी मोहल्ला का स्थान कस्बा बेतान हसनपुर, ने की तथ्यादेह इस आशय की दी कि मेरे साथ ऑनलाइन 3,45,000 का फ्रॉड अज्ञात व्यक्ति द्वारा किया गया है। इस सूचना पर थाना हसनपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 508/25 धारा 66 DIT एक्ट कायम करते हुए ऑनलाइन फ्रॉड की गई 3,45,000 की धनराशि को साइबर टीम के द्वारा तत्पर कार्रवाई करते हुए धनराशि को होल्ड करा दिया और होल्ड होने के बाद में आज दिनांक 29/11/25 को वादिनी श्रीमती सरिता सिंह को उक्त धनराशि 3,45,000 बैंक द्वारा वापस कर दी गई। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के मंडी धनौरा क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। आपको बता दें, चीर रहे धरती मां का सीना। बताते चले कि खनन माफियाओं को प्रशासन का तनिक भी खौफ नहीं है, खुलेआम खनन करते नजर आ रहे हैं। और आखिर सवाल उठ रहे हैं कि ये खनन माफिया संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से बेखौफ होकर खनन कर रहे हैं। अधिकारी खनन माफिया पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। खनन का कारोबार आए दिन बढ़ता ही नजर आ रहा है। रेस्टोरेंट के बंद कमरे में कुछ युवक युवतियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। गलत गतिविधियों की सूचना पर पुलिस की छापेमारी। आपको बता दें, मलावा कस्बे के एक प्रतिष्ठित विद्यालय के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में बंद कमरे में कुछ गलत गतिविधियों की सूचना पर पुलिस ने बुधवार की देर शाम छापे मारकर कुछ युवक युवतियों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक रेस्टोरेंट के रूम में बैठकर युवक युवतियां संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त थे, जिसकी शिकायत स्थानीय पुलिस को भी दी गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने रेस्टोरेंट के बंद कमरे की तलाश ली। पुलिस के अनुसार कमरे में मिले युवा विद्यालयों के आसपास के वातावरण को खराब कर रहे थे और बच्चों के भविष्य को प्रभावित करने वाली गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। पुलिस ने तत्काल सभी को हिरासत में लेकर थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विद्यालय के पास रेस्टोरेंट बंद कमरे होने से बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से ऐसे स्थानों की नियमित जांच की मांग की है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और रेस्टोरेंट संचालकों से भी जवाब तलब किया जाएगा। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और विद्यालय के आसपास सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं। खबर कौशाम्बी से है, जहां नगर पंचायत दारा नगर के GIC स्कूल के पास एक विशालकाय अजगर आने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, अचानक सड़क किनारे अजगर को देखते ही रेंगते देख स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना तुरंत वन विभाग की टीम को दी गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर अजगर को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया गया। इस दौरान अजगर पकड़ने का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। फिलहाल वन विभाग ने अजगर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की जानकारी दी है और इलाके में दहशत के बीच लोगों ने राहत की सांस भी ली है। हल्द्वानी में शनिवार देर शाम हुई कार्रवाई के बाद बड़ा अपडेट सामने आया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए बनभूलपुरा की बिलाली मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद आसिम काजमी का उजाला नगर निवासी एक इलेक्ट्रिशियन को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर दोनों से विस्तृत पूछताछ की गई, जिसके बाद किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि न पाए जाने पर उन्हें सम्मान पूर्वक सुपुर्द कर दिया गया है। रिहाई की पहली टीम ने दोनों का बेस अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया है। इसके बाद बिलाली मस्जिद कमेटी के सुपुर्द किया गया। पूरे घटनाक्रम में एजेंसियों ने आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए पूछताछ को पूरी तरह गोपनीय और पेशेवर अंदाज में संचालित किया है। आया गया था और जो लैपटॉप वगैरह मोबाइल वगैरह भी वो ले गए थे और जो पूछताछ हुई उसको ऑपरेट किया गया।
जगत गुरु रामभद्राचार्य के एक बयान पर चल रहे विवाद पर राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। जी हां, उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान का समर्थन किया है। कहा कि जो उनके बयान का विरोध कर रहे हैं वो गलत है। बता दें कि राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने आज रेलवे रोड स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के सभी जगत गुरु को सम्मान होना चाहिए। अब भी वो कोई बात या शब्द कहते हैं तो उसे पर तीखी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने से सनातन धर्म की संस्कृति पर आघात होता है। हाल ही में उनके वाइफ शब्दों को लेकर विवाद किया जा रहा है और साथ ही जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने उनके शब्दों का गलत तरीके से पेश कर सनातन संस्कृति को आघात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिसे बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। देखिए, अगर इस तरह के सनातन को बार बार चोट पहुंचाई जाएगी, सनातन को बार बार, सनातनियों को बार बार आहत किया जाएगा, हमारे साधु संतों के बार बार गलत टिप्पणियां की जाएगी, तो हो सकता है हम इसमें कोर्ट का। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में जितने भी संत महात्मा हैं, जितने भी पूजनीय मठाधीश हैं, शंकराचार्य हैं और जितने भी व्यासपीठ पर बैठे हुए लोग जो सनातन का प्रचार कर रहे हैं, उन सभी साधु संतों का हमें पहले तो सनातनी होने के नाते सम्मान करना चाहिए। और यदि किसी संत ने अपनी व्यासपीठ पर बैठकर कोई वचन ऐसा कहा तो मुझे लगता है बहुत सोच समझ के कहा होगा और उसे घुमा फिराकर, उसको इधर उधर कोई दूसरा मोड़ देकर, उसका कोई गलत मतलब निकालकर अगर हम उसे समाज में पेश करें तो ये हमारे सनातनी होने पर दुष्प्रभाव डाल सकता है, सनातन पर दुष्प्रभाव डाल सकता है। मुझे लगता है कि जो भी संत द्वारा की गई वचन होते हैं, संतों द्वारा निकाली गई जो वाणी होती है, उन पर अगर हम कोई अभद्र टिप्पणी ना करें तो वो सनातन के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी। बीच में प्रेमानंद महाराज जी ने कुछ बात बोली थी, लड़कियों के लिए बोली थी, महिलाओं के लिए बोली थी, महिलाओं को मर्यादा में रहने के लिए बोली थी। उस पर भी हमने एक बार आपके साथ पत्रकार वार्ता करते हुए मैंने उसमें आपको बताया था कि महिलाओं को किन मर्यादाओं में रहना चाहिए। महिलाओं के लिए एक मर्यादा सनातन धर्म में बनाई गई है जिसमें महिलाओं को अंदर रहना चाहिए। उसमें मैंने उदाहरण दिया था कि माता सीता जो भगवती जगत जननी शक्ति का रूप थी, जिनसे बढ़कर कोई नारी धरती पर पैदा ही नहीं हुई, शक्तिशाली और यशस्वी, और उनके लिए भगवान जो हमारे लक्ष्मण जी थे उन्होंने एक मर्यादा खींच दी थी, रेखा जिसे लक्ष्मण रेखा बोलते हैं, और माता सीता ने उस रेखा को पार किया, उस मर्यादा का उल्लंघन किया, तो पूरा विनाश उस मर्यादा के रेखा के उल्लंघन के बाद लिखा हुआ है। लंका दहन, रावण का वध, मेघनाद वध, कुंभकर्ण वध, सारा विनाश जितना रामायण में हुआ है उस मर्यादा के बाद हुआ है, मर्यादा उल्लंघन के बाद हुआ है। तो ऐसी ही मर्यादा है हमारे देश की हर बेटी के लिए, हर देश की महिला के लिए, बहन के लिए, जो भी हमारे देश में महिलाएं सनातन को मानती हैं, उन सबके लिए मर्यादाओं का निर्धारण किया गया है सनातन के अंदर। उन मर्यादाओं के अंदर महिलाओं को रहना चाहिए। ऐसे ही हमारे जो श्री रामभद्राचार्य जी ने एक बात बोली कि वो वाइफ शब्द उन्होंने बीच में लेके आया कि वाइफ जो कल्चर है, जिस कल्चर से वाइफ शब्द आया गया है वो वेस्टर्न कल्चर है, इंग्लिश कल्चर है वाइफ, उसे हम अपने भारत में अपनी महिलाओं के लिए प्रयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि दो शब्द और उन्होंने बोले थे, मैडम, और एक चीज और थी जो मैं अभी फिलहाल बाद में डिस्कस करेंगे उस बारे में। वो जो वाइफ शब्द था वो वेस्टर्न कल्चर से आया था, पश्चिमी सभ्यता उसे बोलते हैं। वो हमारे देश की सभ्यता ही नहीं है। वाइफ, अपनी पत्नी को वाइफ करके बुलाना, वो हमारे देश की सभ्यता नहीं है। हमारे यहाँ आज भी श्रीमती लिखा जाता है, पत्नी के नाम के आगे श्रीमती है, किसी भी महिला के नाम के आगे श्रीमती इसलिए लिखा जाता है कि कितना सुंदर संबोधन है। किसी भी महिला को हमारे यहाँ इतना सम्मान मिलता है कि श्री और मती, लक्ष्मी और सरस्वती को एक साथ पहले उनके नाम के आगे रख के तब हम किसी महिला का संबोधन करते हैं कि श्रीमती ये है, श्रीमती ये है। तो हमारे सनातन धर्म के अलावा किसी संस्कृति में, किसी रिचुअल्स में, किसी कल्चर में महिलाओं को श्रीमती के नाम से, जिसमें पहले श्री और मती दोनों, सरस्वती तो लक्ष्मी का पहले संबोधन हो, फिर महिला के नाम का संबोधन हो, ऐसा किसी धर्म में, किसी संस्कृति में नहीं है। सिर्फ सनातन धर्म श्रीमती लिखकर पहले आदमी और महिला का नाम देता है। कितना सम्मान हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को मिलता है। हम उसके बावजूद भी अगर अपनी धर्मपत्नी को, बहन को, किसी को भी जो जिसे जो ब्याहता हो गई, जिसका विवाह हो गया, उसे वाइफ बोले तो कितने शर्म की बात है। सनातन संस्कृति को शर्मसार करते हैं हम। हमारे अपने पत्नी बोलना चाहिए, धर्म पत्नी बोलना चाहिए। हमने धर्मानुसार अपनी पत्नी का विवाह किया है, 7 वचनों में हमने अपनी पत्नी को बनाया है। अर्धांगिनी हम उसे बोल सकते हैं, अपनी भार्या हम उसे बोल सकते हैं। बस सिर्फ इस वाइफ शब्द का उन्होंने विरोध करते हुए बताया कि अपनी पत्नी को वाइफ ना बोलकर आप धर्मपत्नी बोलना शुरू करें। हमारी सनातन संस्कृति सभ्यता जो है बच जाएगी। और वाइफ शब्द जिन्होंने बनाया है उन्हें वहीं रहने दें। उनका वाइफ का मतलब शायद वो होता होगा, इसलिए उन्होंने वाइफ शब्द की उत्पत्ति करी। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।